बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री 2005 एनईडी पास पेपर्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है एक्वा रीजिया इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स का ये टॉपिक है कि एक्वा रीजिया किसका मिक्सचर है। 1 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ HNO3 इज मिक्सिंग विथ 3 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ HCl। अगर आप 1 लीटर HNO3 को 1 पार्ट बाय वॉल्यूम का मकसद होता है लीटर, यानी वॉल्यूम का मकसद है आपके पास वॉल्यूम की यूनिट जो है लीटर के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ। या 1 cm³ अगर आप HNO3 ले रहे हैं तो 3 cm³ HCl लेना पड़ेगा। 1 dm³ अगर आप HNO3 ले रहे हैं तो 3 dm³ आपको HCl लेना पड़ेगा। या 1 लीटर HNO3 ले रहे हैं तो 3 लीटर आपको HCl लेना पड़ेगा, या इसके मल्टीपल टाइम्स। ठीक है। सो 1 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ HNO3 इज मिक्सिंग विथ 3 पार्ट, तो पार्ट से भी सवाल आ सकता है। और मिक्सिंग बाय मास होती है या बाय वॉल्यूम, का बाय वॉल्यूम के लिहाज से की जाती है। और यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सिर्फ नाम लिखा हुआ है, तो HCl HNO3, सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। सेकेंड MCQ, NH4 to SO4 सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ। देखिए जो NH4 to SO4 है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है? रेड लिटमस पेपर में। तो ये बेस की प्रॉपर्टी होती है, बेस कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर टू द रेड, और एसिड की प्रॉपर्टी होती है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करने की। तो आप इसका ये वाला MCQs का भी आंसर आपको आ गया। मजीद 2 MCQs की भी तैयारी आपकी हो गई। आपको पता लग गया कि भाई जो बेस है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और कोई भी चीज़ अगर ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रही है तो वो कोई भी बेस होगी। और रेड लिटमस पेपर को जो चीज़ ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करती है वो क्या हो गई बेटा? एसिड। बेस स्टैंड्स फॉर ब्लू, तो बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू याद रखेंगे। ठीक है। सो ये क्या हो गई आपके पास? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, पॉइजन या न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद थर्ड, व्हेन एनी सॉलिड इज चेंज टू गैस विदाउट मेल्टिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड। MCQs है कि आपके पास कोई भी एक सॉलिड है, ये आपके पास डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहा है, किस में बेटा? डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैसियस फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एज सब्लिमेशन। जब कोई भी एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। एक MCQ जो यहाँ से आ सकता है वो ये आ सकता है कि उन सॉलिड्स का नाम बताइए जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं, उनको हम सब्लाइम सॉलिड्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, सब्लिमेशन। सिर्फ MCQs को सॉल्व नहीं कीजिए, साथ साथ जहन में भी रखिए और सीखते जाइए कि उस टॉपिक से रिलेट और कौन से सवाल आ सकते हैं। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड मास। मैं बार बार कहता हूँ कि बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी भी जो आप लॉ को पढ़ रहे हैं उस लॉ की स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए, उस लॉ की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, उसकी एप्लीकेशन, उसके ग्राफ, और उसके ग्राफ में स्ट्रेट लाइन किस चीज़ को नोट करती है, किस चीज़ को डिनोट करती है, या कर्व लाइन किस चीज़ को डिनोट करती है, और उसका शेप क्या है आपके पास। ये चीज़ अगर आपको पता होती है किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग, आप उस लॉ से आने वाले तमाम सवालात को सॉल्व कर सकते हैं। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 जब टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट होगा। अच्छा, हर लॉ का टेम्परेचर वगैरह जो भी कांस्टेंट होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उससे भी सवाल आते हैं। टेम्परेचर एंड मास अगर कांस्टेंट है और ये रिलेशनशिप है तो ये बॉयल्स लॉ का रिलेशनशिप है। सो ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर एंड द आंसर इज बॉयल्स लॉ, BOYLE, बॉयल्स लॉ। ठीक है। उसके बाद कलरलेस गैस विद अ बैड स्मेल ऑफ दैट ऑफ रोटन एग लाइक स्मेल। आपकी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट में एक टॉपिक है हाइड्रोजन डाइसल्फाइड का, H2S का। और H2S गैस ये वो स्मेल है बेटा जिसकी होती है रोटन एग लाइक, रोटन एग लाइक। और इसी के साथ क्लोरीन गैस के लिए स्मेल याद रखिएगा। क्लोरीन गैस के लिए होती है आपके पास बेटा पंजेंट स्मेल। H2S गैस के लिए होती है रोटन एग लाइक स्मेल। H2S गैस कलरलेस होती है, और क्लोरीन गैस जो होती है बेटा ग्रीनिश येलो होती है या ग्रीनिश होती है आपके पास। ठीक है। तो 2 MCQs वहाँ से भी तैयारी करा दी, यहाँ से भी 2 MCQ, जिसमें से एक आपने कर लिया। सो ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, जिसका आंसर क्या है? H2S। 7 का देखेंगे, सॉरी 4 के बाद ये 5 था, अब 6 देखेंगे बेटा। ठीक है। 6 कलरलेस गैस विद अ बैड स्मेल, बल्कि ये हो गया 1 2 3 4। 4 था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बॉयल्स लॉ था। 5 था कलरलेस गैस विद अ बैड स्मेल, और 5 के बाद 6 आ गया। ठीक है। इन गोल्ड प्लेटिंग द कैथोड इज मेड अप ऑफ। आपको कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि आप कर रहे हैं गोल्ड प्लेटिंग। देखिए जिस चीज़ की भी प्लेटिंग की जाती है वो हमेशा रखा जाता है एनोड पर। क्यों? क्योंकि एनोड से आपके पास चीज़ें
निकलती हैं और कहाँ आकर डिपॉजिट होती है? हमेशा इलेक्ट्रोलाइसिस में डिपोजिशन होती है कैथोड पर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की अगर बात की जाएगी तो एनोड से चीज़ें निकलती हैं और डिपॉजिट होती हैं आकर के कैथोड पर। सही है, इलेक्ट्रोलाइसिस में डिपोजिशन होती है कैथोड पर। तो गोल्ड प्लेटिंग की जा रही है, मतलब आप गोल्ड को चढ़ा रहे हैं, मतलब गोल्ड को डिपॉजिट कराएंगे। किस पर डिपॉजिट कराएंगे? कैथोड पर। तो कैथोड किसका बना होगा? वो एलिमेंट जिसको आपने क्या करना है? इलेक्ट्रोप्लेट करना है। सही है, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा है मेटल टू बी प्लेटेड, मतलब वो मेटल जिसको हमें प्लेट करना है, जिसको हमें प्लेटिंग करनी है, उसको मैं कैथोड बनाऊंगा। सही है, यही पूछा गया कि कैथोड किसका बनेगा और एनोड किसका बना जाएगा? बेटा आपके पास गोल्ड का बनाया जाएगा। अगर सिल्वर प्लेटिंग की जाती तो यहाँ सिल्वर लेते, कॉपर प्लेटिंग की जाती तो एनोड की जगह हम कॉपर लेते। ठीक है, तो एनोड यहाँ पर क्या है बेटा? आपके पास गोल्ड है और कैथोड क्या होगा? मेटल टू बी प्लेट। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? मेटल टू बी प्लेट। कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। इन एनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट एनर्जी इज, बेटा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें एक्सोथर्मिक की बात की गई। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में हमेशा एनर्जी, ये वो थर्मोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें एनर्जी हमेशा क्या होती है बेटा? रिलीज होती है, एग्जिट आउट होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में अब्सॉर्ब होती है। तो 7 का इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट एनर्जी इज रिलीज, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, गैमा रेज हैव, गैमा रेज जो बेटा आपके पास है, रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन याद रखिएगा, अल्फा बीटा गैमा रेज की प्रॉपर्टीज़ याद रखिएगा। उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट वाला पॉइंट बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मास और चार्ज कितना कितना है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आयोनाइजेशन किसकी ज़्यादा है, पेनिट्रेशन पावर किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, दीज आर द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जिनसे सवाल बन सकता है। सो गैमा रेज हैव, गैमा रेज का कोई मास नहीं होता और कोई उसका चार्ज नहीं होता। सही है, तो इसका आंसर हो गया जीरो मास एंड जीरो चार्ज, या जिसको आप नो मास नो चार्ज भी लिख सकते हैं। सो अगेन इसका भी आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स शेयर आ जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ, अल्कीन्स के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उनकी होमोलोगस सीरीज़ में हर एक एक मेंबर को अगर आप देखें तो उसका जर्नल फार्मूला क्या होगा? तो बेटा जितनी भी अल्कीन्स हैं उनका जो जर्नल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, और जो साइक्लो अल्केन्स होते हैं, साइक्लो अल्केन्स, उनका भी यही जर्नल फार्मूला होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? CnH2n। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, CnH2n, जो कि साइक्लो अल्केन और अल्कीन दोनों का जर्नल फार्मूला है, जो कि उसकी होमोलोगस सीरीज हम निकालते हैं। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 1 atm? क्वेश्चन नंबर 9 का डाटा है कि आपके पास प्रेशर जो है बेटा वो अगर हो जाए 1 atm, और इफ़ इट ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर हो जाए उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसी एक गैस का, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो अगर गौर कीजिए तो STP की कंडीशन दी हुई है। सही है, आपके पास एक गैस है जिसका प्रेशर है 1 atm, टेम्परेचर है उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर जब होगा आपके पास और प्रेशर 1 atm होगा, तो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करती है कोई भी गैस वो 22.4 dm³ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, या 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ 368 ml है, 25 लीटर है, 184 ml है, 92 ml है, तो 25 लीटर या 22.4 dm³ या 22.4 लीटर तकरीबन आपस में एक है। सही है, तो ऑप्शन सी जो राइट आंसर, दैट इज़ 25 लीटर। 21 लीटर और dm³ एक ही यूनिट होती है। सही है, तो ऑप्शन सी जो राइट आंसर। उसके बाद अगर हम 11 की बात करें तो भाई वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम होता है 22.4 dm³, या जिसको आप लीटर भी लिख सकते हैं, और 25 ml तकरीबन, या सॉरी 25 लीटर इसके अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर। 11th MCQs, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, बेटा जो आपके पास एलॉय का टॉपिक है सेकंड ईयर केमिस्ट्री डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट में, उसमें ब्रास और जो आपके पास एलॉय है उधर से टॉपिक आया है। एलॉय के टॉपिक में आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, कि किसी एलॉय में कौन सा एलिमेंट की परसेंटेज ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। स्टेनलेस स्टील के अंदर भी आपको याद रखना है, जो उसके 3 एलॉयज़ आपके पास लिखे हुए हैं वहीं से सवाल है ये, उसमें कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा है, कौन सा एलिमेंट दूसरे नंबर पर है, कौन सा तीसरे, कौन सा चौथे नंबर पर है। ठीक है, तो ये बेसिकली वहाँ पर से तो नहीं है, ये दूसरी जगह से है, लेकिन वहाँ पर से भी आपने चीज़ें याद रखनी। तो ब्रास बेसिकली एलॉय होता है कॉपर और जिंक का, ब्रास बेसिकली एलॉय है कॉपर और जिंक का। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 11 के बाद 12, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एनर्जी लेवल और शेल एन इज गिवन बाय, बेटा आपको जो
चैप्टर है, ये कौन सा चैप्टर हो गया भाई, ऑर्बिटल वाला चैप्टर नंबर, देखें जो टॉपिक है ना बेटा आपके पास, उसमें आपको करना है 3 और 4 में से, मैं आपको मैक्सिमम 3 के अंदर ये टॉपिक है। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, नोडल प्लेन की डेफिनेशन, सही है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी एक शेल में इलेक्ट्रॉन का फार्मूला क्या होता है, किसी भी एक सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला क्या होता है, किसी भी टोटल आपके पास ऑर्बिटल का फार्मूला क्या है, वो पूरे एक पेज पर एक सीक्वेंस में आपके पास लिखा हुआ है। प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, और आपके पास रूल्स क्या क्या हैं, हुंस रूल क्या है, ऑफ प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उस चैप्टर से। तो उधर से जो सवाल आएगा आप कर लेंगे, जैसे मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये गारंटीड है बेटा सवाल उधर से ही आना, उन्हीं टॉपिक से हट करके बकिया जो आगे पीछे चीज़ें लिखी हैं उससे नहीं आना, ठीक है। और डायपोल मोमेंट को अच्छे से कर लीजिएगा। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एनर्जी लेवल और शेल, आपको कह रहे हैं कि आपके पास जो शेल है ना भाई, जिसको आप एनर्जी लेवल भी कहते हैं, शेल, और उससे ही हम क्या कहते हैं एनर्जी लेवल, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन जो है उसको आप कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला होगा। तो किसी भी एक शेल में, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, उस पूरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाते हैं उसको फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है 2n²। जैसे कि के शेल है, उसके लिए वैल्यू होगी 1, तो 1 को रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट शेल में सिर्फ एस सब शेल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सेकंड शेल में एस और पी सब शेल होते हैं जिसमें पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस में 2, तो रखें यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 2 8, तो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 2n²। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। उसके बाद द प्रेशर एट विच 1 मोल ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑक्यूपाई अ वैल्यू ऑफ 1 लीटर इज क्लोजेस्ट टू। अभी यही चीज़ ऊपर पूछी कि आपके पास जो गैस है 1 मोल है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसका वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है या 22.4 dm³ है, इज क्लोजेस्ट टू। तो जो आपके पास 1 लीटर है ये किसके क्लोज है, 1 लीटर 22.4 dm³ के क्लोजेस्ट होता है, ठीक है, इज क्लोजेस्ट टू 22.4 dm³। सो 13 का आंसर क्या हो गया, 22.4 dm³, और ऑप्शन कौन सा इसका बेटा, ऑप्शन सी, ठीक है। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन, मुझे सिंबल तो समझ नहीं आ रहा, आई गेस एल लिखा हुआ है जिसके ऊपर 127 है और नीचे 53 है, तो 127 ऊपर है और ये एलिमेंट का सिंबल जो भी है एल है जो भी है, और नीचे 53 लिखा हुआ है। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन निकालने के लिए n इज इक्वल्स टू a माइनस जेड हम करते हैं। तो a है आपके पास 127 और z है 53, 7 में से 3 आपके पास जाएगा बेटा 4 बचेगा, 12 में से आपके पास 5 चला जाएगा तो बेटा आपके पास टोटल 7 बचेगा। तो 74 जिसका ऑप्शन आपके पास हो गया, सो 14 का आंसर हो गया बेटा 74, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी है। उसके बाद द फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इज, तो कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला एस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स आपके पास आया है जो कि इंतहाई अहम फार्मूला है, एल्युमिनियम कार्बाइड और कैल्शियम कार्बाइड, और इनसे कौन सा ऑर्गेनिक गैसेस प्रिपेयर होती हैं जो कि इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ प्रिपरेशन भी कहलाती हैं। तो ये वैसे भी इंटर में भी अहम था और अभी एप्टीट्यूड में भी ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, उस पेज से यही 2 लाइन आ सकती है, उससे और कोई लाइन नहीं आ सकती, ठीक है। तो फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इज CaC2, तो 15 का आंसर क्या हो गया आपके पास CaC2 जो कि ऑप्शन सी है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ पर जाएंगे, MCQ नंबर 16 पर। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड शो द सिमिलैरिटीज़ इन प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू। क्या उनकी सबकी डेंसिटी फ़र्क होती है, क्या उन सबकी डेंसिटी सेम है, तो एक ग्रुप में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की डेंसिटी डिफरेंट होती है। क्या उनका साइज़ सेम है, तो एक ग्रुप में मौजूद तमाम एलिमेंट का साइज़ डिफरेंट होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है। क्या उन सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, भाई सबका साइज़ फ़र्क हो रहा है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट और साइज़ के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है, सेम नहीं होता। क्या उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जी उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली सेम होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हर एलिमेंट की डिफरेंट होती है। तो यहाँ इनको और इन्होंने कोई नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं दिया, तो फिर यहाँ पर बेस्ट आंसर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं ये बता रहा हूँ कि बेटा जो भी एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सही है, जैसे कि ये लिखे हुए हैं आपके पास, उन सब की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं दिया और नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिया है,
तो इसलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मार्क कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 16 के बाद 17 पर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल बी पोलर। ये क्वेश्चन या तो टाइप में गलत हो गया है या तो आया ही गलत था, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल बी पोलर, तो CH4 जो है बेटा ये भी पोलर है, CO2 बेटा ये भी पोलर है, और H2O जो है बेटा ये भी पोलर है। दे ऑल आर पोलर। जबकि आपके पास यहाँ पर जो F2 है बेटा ये है नन पोलर बेसिकली। तो या तो इसको ये पूछना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल बी नन पोलर, तो इसका आंसर होता है F2। या पूछते विच ऑफ यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल बी पोलर, तो CH4, H2O, CO2 और नन ऑफ दीज का ऑप्शन देना चाहिए था। तो इनों का क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल बी नन पोलर होगा, तो F2 इसका आंसर है। ठीक है, तो अगर नन पोलर है तो इसका आंसर F2 है, और अगर पोलर यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल बी पोलर, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज का ऑप्शन होता, तो फिर नन ऑफ दीज। कहने का मकसद है कि पोलर है तो ये 3 पोलर हैं। कौन कौन से? CH4, CO2 और आपके पास H2O, ये सारे पोलर सब्सटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, अब नेक्स्ट है 17 के बाद 18। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन हीटेड इन एयर। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है जब उसे हम हीट करते हैं एयर में? क्या सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करती है सल्फर डाइऑक्साइड को? क्या आयरन पायराइड प्रोड्यूस करता है? तो बेटा आयरन पायराइड 4FeS2 + CO2 इज इक्वल्स टू 2Fe2O3, या इसको आप डायरेक्टली H2SO4 की 4Fe2O3 प्लस SO2 आपके पास फॉर्म होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रिपेयर करने के लिए हम आयरन पायराइड का यूज़ करते हैं। आयरन पायराइड बर्नर में जलाया जाता है आपके पास H2SO4 की प्रिपरेशन में। तो बेसिकली ये सवाल H2SO4 से ही आया है, और इसका आंसर होगा आयरन पायराइड, जो कि ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी है। सही है, इसके ज़रिए से हम SO2 को प्रिपेयर करते हैं। द मोल मास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH इज 90। आपको बता रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है NaOH का होता है 40। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर 0.001 मोलर NaOH इन 1000 cm³ सोल्यूशन। आपको बेसिकली ये क्वेश्चन बेटा मोलैरिटी से आया है, और मोलैरिटी में आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय फार्मूला मास या मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो बेसिकली यहाँ पर हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट रखते हैं और डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को। अगर वो cm³ में अगर है तो उसे हम डिवाइड कर देते हैं 1000 से। ठीक है, तो मोलैरिटी आपको यहाँ पर दी गई है, कितनी दी गई है? मोलैरिटी आपको दी गई है बेटा 0.01 दी गई है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन cm³ में वो भी कितना दिया गया? 1000 ही दिया गया, और नीचे फार्मूले में 1000, तो 1000 से 1000 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन cm³ कितना दिया गया? 1000, और नीचे फार्मूले का 1000, तो 1000 से 1000 तो वैसे ही कैंसिल। मास आपको फाइंड आउट करना है, और मोलर मास कितना दिया गया? 40। तो ये हो गया 0.01 इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय 40। तो 40 वहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 40 जब मल्टीप्लाई होगा 0.01 से इज इक्वल्स टू मास से, तो एक ज़ीरो कैंसिल करें, एक पॉइंट आगे बढ़ाएं, फिर आपके पास एक और ही दफ़ा पीछे ले जाएं, तो ये हो गया सिंपल। आपके पास जो मास का आंसर आ गया बेटा वो आ गया 0.4 ग्राम। सही है, तो ऑप्शन सी जो राइट आंसर 0.4 ग्राम। ठीक है, 20 ml of 0.1 molar NaOH is titrated with 0.5 molar H2SO4 at the end point, the burette reading will be। देखें, दो अलग अलग सब्सटेंस है। मोलैरिटी में टॉपिक में आप लोगों को बेटा पढ़ाया है, एक फार्मूला होता है दैट इज़ M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास दिया गया है कि 20 ml जो है 0.1 मोलर NaOH है, इज टाइट्रेटेड विद 0.5 मोलर NaOH एट द एंड पॉइंट। ब्यूरेट रीडिंग क्या होगी? मतलब एक सब्सटेंस है जो कि NaOH है, दूसरा है आपके पास H2SO4, और ब्यूरेट रीडिंग निकालने के लिए मतलब V2 निकालना है। तो 20 ml दिया गया है आपके पास V1 NaOH का, और उसकी मोलैरिटी क्या दी गई है? 0.1 मोलर दिया गया है। और सेकंड सब्सटेंस H2SO4 जो दिया गया वो दिया गया 0.5 मोलर, उसकी मोलैरिटी दी गई है, और उसका V2 आपने कैलकुलेट करना है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइड बाय 0.5 इज इक्वल्स टू V2। अब ये आपके पास हो जाएगा, ऊपर सिंपल हो जाएगा 2। सही है, ऊपर सिंपल हो जाएगा 2, और नीचे लिखा हुआ 0.5 जिसे मैं 5/10 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा 5 4 20। तो V2 आ गया आपके पास 4 ml। V2 आ गया आपके पास 4 ml। 2020 5 4 20, यही आ रहा है बेटा कैलकुलेटर पे भी आंसर।
20 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज इक्वल टू 0.5। सही है, तो इसका आंसर हो गया बेटा 4 ml। यहाँ पर 5 ml दिया हुआ है, 4 ml नहीं दिया हुआ, तो अप्रॉक्सीमेटली हम उसके इक्वल लिखेंगे। तो 20 का आंसर हम लगाएंगे यहाँ पर सी लगाएंगे, 5 ml अप्रॉक्स लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि 4 का आंसर यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। उसके बाद अंडर सिमिलर कंडीशन, अंडर सिमिलर ऑफ N2O, NO, NO2 एंड N2O4 गैसेज आर अलाउड टू डिफ्यूज, द गैस विल बी डिफ्यूजेस मोर क्विकली। 21 को सॉल्व करने का तरीक़ेकार क्या है? गैसेस दी हुई हैं N2O, NO, NO2, N2O5। पूछा जा रहा है कि किसका आपके पास विल गैस अलाउड द गैस टू डिफ्यूज़ मोर क्विकली, सबसे जल्दी कि कौन डिफ्यूज़ होगी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा आएगी? जिसके लिए मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू कम होगी। तो नाइट्रोजन में आपके पास एक नाइट्रोजन को जो मास होता है बेटा वो होता है 14, और एक ऑक्सीजन का जो मास होता है बेटा वो होता है 16। तो NO में आपके पास जो बेटा मास आएगा एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो 14 + 16, इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 30। NO2 में, तो NO2 में आपके पास 16 2 हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन है आपके पास 2, तो 16 2 = 32, और नाइट्रोजन है 1 तो +14, तो 46 हो गया मॉलिक्यूलर मास NO2 का। अब N2O का निकाल लेंगे। N2O में नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 14, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया इसके लिए 44। और आपके पास N2O5 का अगर निकालें तो नाइट्रोजन का होता है 14 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका हो गया 108। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका सबसे ज़्यादा निकलेगा आपके पास, ठीक है। जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा बेटा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा। तो मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम किसका? NO का, तो इसलिए उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा। और ये NO कौन सा ऑप्शन है बेटा आपके पास? NO इज़ द ऑप्शन बी। 21 हमने किया, अब हम 22 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सरफेस टेंशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट है, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सरफेस टेंशन का रिलेशनशिप बेटा, सरफेस टेंशन इन्वर्स रिलेशनशिप रखता है टेम्परेचर इन केल्विन में। टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है, तो सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा आपके पास जब आप टेम्परेचर को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। सो सरफेस टेंशन डिक्रीज व्हेन द टेम्परेचर विल बी इंक्रीज। उसके बाद 23 द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बेटा फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसकी डेफिनेशन और किस में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H। ईस्टर का क्या होता है? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O और R। ईथर का क्या होता है बेटा? ROR। और इसी तरह से कीटोन का क्या होता है? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R। तो ये चार मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा अहम है, तो आगे भी पूछे जा सकते हैं, अगले ईयर में देखेंगे कि पूछे गए कि नहीं। तो आपके पास COOH जो है ये कौन सा है बेटा? आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सही है। तो कौन सा हो गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेसिकली ये, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये पूछा गया था, देख लें। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH ये पूछा गया था, तो ये किसका हो गया? ऑप्शन बी द राइट आंसर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। 24 में जाएंगे। द फॉर्मूला ऑफ ज़ाइलिन इज। ज़ाइलिन का जो फार्मूला है बेटा, ऑर्थोज़ाइलिन और पैराज़ाइलिन बनती है। तो अगर मैं ऑर्थोज़ाइलिन की अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर दे दूँ आपको, तो ये बेसिकली CH3 यहाँ लगा होता है और यहाँ पर आप CH3 लगा देंगे। ऑर्थोज़ाइलिन और पैरा पे लगा देंगे तो पैराज़ाइलिन। तो बेसिकली 2 CH2 लगा होता है बेंजीन के ऊपर। तो टोटल हो गया आपके पास 6 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है, और इन 2 हाइड्रोजन की जगह पर जो कि निकल कर चले गए उसकी जगह पर क्या लग गया है? 2 CH3 लग गया करके। तो C6H4 CH3 ऑप्शन सी द राइट आंसर, दैट इज ज़ाइलिन फॉर्मूला। उसके बाद लास्ट, अमाइनो एसिड प्रिपेयर इन प्रोटीन इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी ग्रोथ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड। कौन सी ऐसी चीज़ है जो सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स नहीं है? बीन्स, मीट, मिल्क और शुगर। शुगर जो है ना बेटा इट इज़ प्योर कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट तो आपके पास जो है ना बेटा अमाइनो एसिड्स तो प्रोड्यूस नहीं करते, तो शुगर इसका राइट आंसर है। क्योंकि शुगर आपके पास क्या प्रोड्यूस करती है बेटा? कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करती है टूटने से। मिल्क प्रोटीन देता है, कैसीन प्रोटीन होती है मिल्क में। मीट भी प्रोटीन देता है आपके पास, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती है उसके अंदर, एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बनने वाली प्रोटीन। बीन्स के भी अंदर आपके पास प्रोटीन होती है। तो ये हो गया बेटा हमारा 2005 NET का पास पेपर कम्प्लीटली सॉल्व। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में 2006 को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर न्यू मेंबर्स है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफ़िज़।